स्कूल में जेपी नड्डा कैसे विद्यार्थी थे, क्या वो उनकी यादें थी, वो सब हमने आपको दिखाया है। अब हम पटना कॉलेज आ गए हैं। पटना कॉलेज का इतिहास ऐसा है जिसे आप अगर बखान करने की उसकी शुरुआत करें नड्डा जी, तो हम लिखते ही जाएं उस पर। हमने मास्क अभी इसलिए हटाया है कि ज़रा 2 गज़ की दूरी हमने बना ली है, थोड़ी अच्छे से बातचीत हो जाए। आप किस सब्जेक्ट में ऑनर्स था आपका यहाँ? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। अच्छा। वैसे मेरा इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट था वो आर्ट्स का, सोशल साइंसेज का बेस था जी। आई हैड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री डिपार्टमेंट ये ऊपर है, अच्छा। फर्स्ट फ्लोर पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उधर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, इसके उस तरफ बीच में ये लाइब्रेरी है, ये ऊपर वाली लाइब्रेरी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पीछे है इसके, ये बीच में। तो मैं यहाँ हिस्ट्री की क्लासेस अटेंड करने आता था और इकोनॉमिक्स की क्लासेस अटेंड करने आता था। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए मैं उधर जाया करता था, वो डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस का था, और इंग्लिश कंपलसरी था तो इंग्लिश पढ़ने आता था। मुझे याद है कि मैं जब ऑनर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया तो हिस्ट्री मेरा पास कोर्स था, तो पास कोर्स के भी क्लासेस लेने के लिए मैं यहीं आया करता था। लेकिन अभी जब हम लोग आ रहे थे तो अशोक राजपथ क्रॉस करके आए हैं जी। दिल्ली में वो राजपथ है जी। और आप जिस पथ पर हैं जी, आपने ये सोचा था कि मैं यहाँ पे जब पढ़ रहे हो, आपने वो संघर्ष ज़रूर करना चाहा, वो राजनीति, वो सोच, वो जेपी आंदोलन, लेकिन आपने सोचा था दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसका अध्यक्ष मैं एक दिन? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, और मेरे जीवन का तरीका भी इस तरीके से रहा है कि मैंने कभी भी कोई अपने लिए कार्व आउट नहीं किया है जी। जो भी जिम्मेवारी मिलती रही वो मैं लेता रहा और मैं उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करता रहा। इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था, और मैं आज भी कल के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं आज के बारे में अभी कैसे मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ इसकी ही चिंता करता हूँ। उस समय का पटना कॉलेज और आज का पटना कॉलेज, उस समय की शिक्षा, आज की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ पर फ़र्क पाते हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि मैंने आपको बताया कि मेरे 15 बैचमेट्स IAS निकले, 15 IPS निकले, और उस समय जयप्रकाश नारायण आंदोलन भी टॉप पर था, चरम शिखर पर था, पूरे ताकत के साथ आंदोलन था। यानी जब पॉलिटिकल अपहीवल भी था तब भी यहाँ पर एकेडमिक्स के लिए जोर कितना था इसका आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। लालू जी के आने के बाद शिक्षा में बहुत बड़ी गिरावट आई और सिस्टम्स टूट गए, व्यवस्थाएं टूट गईं, प्रोफेसर्स की नियुक्तियां बंद हो गईं, प्रोफेसर्स की नियुक्तियां भाई भतीजेवाद को लेकर के एडहॉक रखना शुरू कर दिया। तो अब एक समय अगर आप उठाएं WHO इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप का, उसमें हु इज़ हु एक पुस्तक है, उसमें 20 से 25 बायोडाटा आपको पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के मिलेंगे। द बेस्ट प्रोफेसर्स वी हैड। सारा बिहार चरागाह बन गया, और चरागाह बनते बनते चारा घोटाला तक पहुंच गया। अच्छा, लोग कहेंगे कि उस वर्ग की शिक्षा के लिए उन्होंने बनाया। हाँ, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जो एस्टैब्लिश चीज़ें थी उनको आपने कोलैप्स करा दिया। शिक्षा के जो सिस्टम्स थे, मैं कह रहा हूँ ना कि 20 से 25 प्रोफेसर्स बेस्ट बायोडाटा वाले यहीं से चुने जाते थे। इतना यहाँ के स्टूडेंट्स जो पढ़कर निकलते थे वो एक्सट्रीमली बहुत अच्छा करते थे, लेकिन ये सारा सिस्टम को, क्योंकि एजुकेशन पर इम्पोर्टेंस समाप्त हो गई, क्योंकि लालू जी के कार्यशैली में कहीं भी शिक्षा को महत्व देना था नहीं, तो उन्होंने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया। पॉलिटिसाइज करने के बाद क्वालिटी घट गई जी। अब हमारे पिताजी प्रोफेसर थे तो उन्होंने कभी भी स्टूडेंट डिसिप्लिन के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लोग जानते थे। पर वो दौर भी आया नड्डा जी, जो खासकर मैं अपने समय से अगर उसे रिलेट करूं, जब ज़्यादातर बच्चे और जो वेल ऑफ घरों से थे वो सब चाहते थे कि दिल्ली जाकर पढ़ें। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सिस्टम कोलैप्स हो गया। लेकिन अगर आप 80s तक की बात करेंगे तो दिल्ली जाना कम था। दिल्ली जाते थे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, दिल्ली जाते थे UPSC की तैयारी के लिए। अब +2 से कोशिश होती है। हाँ, +2 से सीधे। पर आप लोग कुछ कर पाए उस पर अपने सालों में? हाँ, बिल्कुल। जो एजुकेशन में 1000 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट इन लास्ट 3 years रीएस्टैब्लिशिंग सिस्टम को फिर से वापस लाने के लिए। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, बनने में 10 साल लगते हैं और बिगड़ने में 5-7 साल लगते हैं। तो ये जो लालू जी का टेन्योर था, उसमें एजुकेशन की बहुत नेग्लिजेंस हुई, और नेग्लिजेंस के उपेक्षा तो हुई, इसको एक
जिसको कहा जा सकता है कि एक हीन दृष्टि से देखा गया, इसको प्रायोरिटी नहीं दी गई। क्या है, कैसे चलेगा? प्रोफेसर्स की सैलरीज बंद हो गई, पेंशन्स बंद हो गई, एंड देयर वाज नो प्रायोरिटी। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि जब टीचर को आप उसकी सैलरीज नहीं मिलती हैं और रिक्रूटमेंट नहीं होता है तो शिक्षा कहाँ जारी होगी और विद्यार्थियों का क्या हो रहा होगा? मुझे दुख होता है कहते हुए, क्योंकि सच ए प्रेस्टीजियस। पलायन पर पूरा कंट्रोल कर पाएंगे आप? हाँ शिक्षा करेंगे, पर? बिल्कुल करेंगे। क्योंकि मैं अलग अलग कॉलेजेस में गई हूँ, सारे बच्चे कह रहे हैं कि किसी तरीके से देखिए हम यहीं पढ़ पाए, यहीं रोजगार जिस मिल पाए। दिन इंटेंशन, जिस दिन यहाँ पर आप चीज़ों को क्रिएट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ के बच्चे यहीं पर रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाना चाहता। आइए कोई हम- मेस की का भोजन करना किसी को भी पसंद किसी को नहीं भी पसंद नहीं, सब चाहते हैं घर में रहना चाहते हैं।